वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट नीतीश और आप देख रहे हैं द वाई क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारी ऑनगोइंग सीरीज का, जिसका नाम है वाई सोलर पैनल्स आर एंड पॉपुलर। पिछली वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया था कि सोलर पैनल्स पॉपुलर क्यों नहीं है, और साथ ही साथ हमने पहला पैरामीटर डिस्कस किया था जो कि है वेदर डिपेंडेंसी। हमने देखा था कि वेदर डिपेंडेंसी कैसे एक बड़ा सा ऑब्स्टेकल है कि लोग इसको लेने में कतराते हैं। और इस वीडियो में हम एक दूसरे पैरामीटर की बात करेंगे जो कि बहुत ही क्रूशियल है जब हम एक सोलर पैनल को डिस्कस करते हैं, जो कि है उसकी एफिशिएंसी। बट अभी हम सोलर पैनल की एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हम सोलर सेल्स की बात करें तो जितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है उसमें से हम कितनी परसेंट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। जिसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी हम क्रिएट कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम डायरेक्टली क्रिएट कर पाएंगे सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट से। एफिशिएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोलर सेल्स के मामले में, क्योंकि इस पे ही डिपेंड करता है कि सोलर सेल की इफेक्टिवनेस और कॉस्ट क्या रहेगी। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट सोलर सेल्स की बात करेंगे, उनकी एफिशिएंसी की बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स एक्चुअली इफेक्ट करते हैं एक सोलर सेल की एफिशिएंसी को। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से कौन कौन सी रिसर्चेज हो रही है जो एफिशिएंसी को बढ़ाने का टारगेट कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोलर सेल्स कितने टाइप के होते हैं। सोलर सेल्स एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं: मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और साथ ही साथ थिन फिल्म सोलर सेल्स। अगर हम मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की बात करें तो इनके अंदर बहुत ही हाई प्योरिटी सिलिकॉन होता है, इसका यूज़ होता है, तभी इनकी एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा होती है। एंड फॉर दैट रीज़न इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये स्पेस बहुत कम लेते हैं। तो अगर आपके पास कम स्पेस है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो आई थिंक मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल सबसे बेस्ट रहता है। वहीं अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी कंपेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स थोड़ी कम होती है और ये स्पेस भी ज़्यादा घेरते हैं, लेकिन फॉर दैट रीज़न इनकी प्राइस भी थोड़ी सी कम होती है। तो ये बेटर अफोर्डेबल होता है और बेटर उन फैसिलिटीज़ के लिए होता है जहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है। और लास्टली अगर हम थिन फिल्म सोलर सेल्स की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है कंपेरेटिवली, लेकिन इनका वेट भी काफ़ी कम होता है। तो ये काफ़ी अडेप्टेबल होते हैं। अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है या हमें किसी मूविंग व्हीकल के ऊपर लगाना है तो यही प्रेफर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो एक्चुअली सोलर सेल्स की एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं। तो उनमें से सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो होता है टेम्परेचर, उसके बाद आता है टाइम, एंड उसके बाद आता है किस एंगल पे आपके सोलर सेल्स को इंक्लाइन किया गया है, या सोलर इंक्लिनेशन एंगल या सोलर सेल एंगल। उसके अलावा सोलर पैनल का लेआउट या सोलर पैनल का डिज़ाइन भी एक फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है कि किस लेवल की एफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम सोलर सेल्स के लेआउट के डिज़ाइन की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट लेआउट में सोलर सेल्स को लगाया जाता है। कहीं पे थोड़ा क्रिएटिव होकर ट्री की फॉर्म में लगाया जाता है, कहीं पे थोड़ा मॉड्यूलर करने के लिए ऑरिगेमी यूज़ की जाती है। अब ये सोलर सेल डिज़ाइन होता क्या है? सोलर सेल डिज़ाइन का मतलब है कि आपने सोलर सेल्स को किस वे में कन्फिगर किया होगा, किस वे में उनको लेआउट कर रखा है। जैसे बड़े बड़े मैदानी इलाकों में फ्लैट सोलर सेल्स यूज़ किए जाते हैं, वहीं जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है या किसी घर के ऊपर, वहाँ पे मल्टीपल सोलर सेल्स को डिफरेंट तरीके से लगाया जाता है। सोलर पैनल डिज़ाइन में एक और चीज़ आती है जिस पे बहुत लोग ध्यान ही नहीं देते, जो कि है प्रोटेक्टिव बैकशीट का कलर। अभी टेम्परेचर इंक्रीज होने से सोलर सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसीलिए ग्रीन या ब्लू कलर का प्रोटेक्टिव बैकशीट लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम बात करते हैं सोलर सेल के इंक्लिनेशन की, जिसको सोलर सेल एंगल भी बोला जाता है। आपने देखा होगा कहीं पे भी सोलर सेल को ऐसे ही फ्लैट नहीं लगाया जाता, उनको एक एंगल पे लगाया जाता है ताकि जो आ रही सनलाइट है वो एक एंगल पे ही आ रही होती है और उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर पाए। अभी ऑप्टिमल टिल्ट एंगल कितना होता है कि तो लोकेशन टू लोकेशन, आई मीन लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, और ये सीजन वाइज भी डिपेंड करता है। लेकिन आप सीजन वाइज कोप कर सकते हैं अगर आप एक रेंज ऑफ एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट सोलर सेल्स को लगा सके, ताकि डिफरेंट सीजन में आपका सोलर सेल से जो एनर्जी जनरेशन है वो कांस्टेंट रहे या ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहे। अभी हम बात करते हैं टेम्परेचर की, एंड टेम्परेचर इतना क्रूशियल पैरामीटर है सोलर सेल की एफिशिएंसी पे कि सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पे होती है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी निकलेगी सोलर सेल्स की, जो कि बहुत गलत है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सोलर सेल का होता है 25 डिग्री इन वर्क करने के लिए, एंड उसका रीज़न ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि सोलर सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट होती है। एक्चुअली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है सेमीकंडक्टर का तो उसका बैंड गैप कम हो जाता है, एंड इससे बहुत सारे पैरामीटर सेमीकंडक्टर के चेंज हो जाते हैं। एंड इसी पे बहुत सारी रिसर्च होती है कि कैसे इस टेम्परेचर डिपेंडेंस को थोड़ा कम किया जा सकता है, सोलर पैनल्स को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे चाइना के हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स ने एक पेपर पब्लिश किया था 2023 जनवरी में। इस रिसर्च में ये पता चला था कि 1880 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होती है, इससे कम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होती है इसका कोई रोल नहीं होता एनर्जी जनरेशन में।
सोलर सेल में, और साथ ही साथ ये टोटल सोलर इरेडिएशन का 10% होता है। तो अगर हम इसको एक फिल्टर के थ्रू कट ऑफ कर दें तो टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है वो 76.1 डिग्री सेल्सियस से 71.9 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। और साथ ही साथ इसमें इंक्रीज इन पावर आउटपुट भी था। इस रिसर्च में एक्चुअल सन का यूज नहीं किया गया था, बल्कि एक सन सिमुलेटर यूज किया गया था जो कि जीनोन लैम्प था। बट इस रिसर्च में थोड़े इश्यूज भी थे, क्योंकि इसमें जो लॉन्ग वेव कट ऑफ फिल्टर यूज किया गया था उसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट काफी कम था इन शॉर्ट वेव रीजन, और जो जीनोन लैंप यूज किया गया था सन सिमुलेटर के तौर पे उसका इरेडिएशन सोलर इरेडिएशन का 150 था। तो जो टेम्परेचर मेजरमेंट हमने डिस्कस किया वो एग्जैक्टली इतना एक्यूरेट नहीं था। तो इसका कंक्लूजन ये नहीं था कि ये रिसर्च फेल हो गई। इस पे हमें दो चीज़ों पे वर्क करने की जरूरत है आगे फ्यूचर में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कट ऑफ फिल्टर है उस पर वर्क करना है ताकि जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है शॉर्ट वेव रीजन में वो इंक्रीज हो सके। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि या तो हम डायरेक्टली सन के अंदर इसको टेस्ट करें, या जो हमारा सन सिमुलेटर है इसको बेटर इंक्रीज कर दे क्वालिटी में, ताकि हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स निकले। वही एक और रिसर्च हुई थी और ये पेपर पब्लिश किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया के। ये पेपर पब्लिश हुआ था फरवरी 2023 में, और इसमें उन्होंने वर्क किया था कि जैसे सोलर सेल्स की ज़्यादा गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी एनर्जी कन्वर्जन में कम जरूर होता है, तो वो जो हीट जनरेशन होता है ना इन कंडक्टिंग वायर्स, उसको उस हीट को यूज़ करके हम थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं। इस वे में हम सनलाइट से जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो रही है वो भी हम यूटिलाइज करके मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये पेपर इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको ये पढ़ना है, या आपको इससे पिछला रिसर्च थी जो मैंने आपसे डिस्कस की उसका रिसर्च पेपर आप पढ़ना चाहते हैं, तो उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। आज जाके उनको स्टडी कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कितना समझ में आया, आपको क्या लगता है कि और क्या इंप्रूव कर सकते हैं और क्या बेटर आइडियाज यूज करके हम एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं और वेज से डिस्कस करते हैं जिससे टेम्परेचर और एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल के जो रिलेशनशिप है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मई 2021 में एक रिसर्च हुई थी जो कि इंडोनेशिया में हुई थी, और उस रिसर्च पेपर में भी बोला गया था कि जो टेम्परेचर होता है जो सोलर सेल का इंक्रीज होता है उसको कम कर सकते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल लगा के। अभी इशू इस रिसर्च में ये था कि ये जो मॉड्यूल था ये एनर्जी जितनी जनरेट हो रही थी उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। तो ओवरऑल अगर आप स्मॉल स्केल में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो शायद कर सकते थे, लेकिन लार्ज स्केल पे इसको इम्प्लीमेंट करना इतना बेनिफिशियल नहीं था। तो अगर आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये एक आइडिया है जो शायद जस्ट इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो शायद हम और रिसर्च करके और वर्कआउट फिगर आउट करके इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। ये शायद आपको एक्सेस लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली जाके उसका एक्सेस ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मटेरियल्स के ऊपर। अभी आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं कि आप टेम्परेचर को मैनेज कर सकें, या आप किस लेआउट में सोलर सेल को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल चीज़ जो शायद आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे वो होता है सोलर सेल का मटेरियल। तो अगर आपको एक हाई एफिशिएंसी सोलर सेल बनाना है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंजम्पशन चाहिए इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया में, तो आपको सबसे पहले बेसिक्स में जाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग वी कैन डू अबाउट सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स, दैट इज वर्किंग ऑन देयर मटेरियल। तो हम ये देखेंगे कि मटेरियल्स की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी सोलर से। जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं तो एक तरीका है जिस पे वर्क किया जा रहा है जो कि है फेस चेंजिंग मटेरियल्स। जो आपके मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स होते हैं उनके पीछे फेस चेंजिंग मटेरियल्स इंटीग्रेट किए जाते हैं, जैसे वर्मिक्यूलाइट एंड पैराफिन जेली का जो कंपोजिट होता है वो लगाया जाता है, या फिर परलाइट या पैराफिन जेली का कंपोजिट लगाया जाता है। और जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है सोलर सेल का, ये अपना फेस चेंज करके कूलिंग इफेक्ट लाते हैं जिससे ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाता है सोलर सेल का। अब ये भी एक तरीका है जिससे हम ओवरऑल एफिशिएंसी सोलर सेल की बढ़ा सकते हैं। फाइनली अगर हम बात करें एक फैक्टर की जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है सोलर सेल की एफिशिएंसी, जो कि है टाइम। अभी स्टार्टिंग में कोई भी सोलर सेल ले लो, आप कितनी भी एफिशिएंसी वाला ले लो, लेकिन ओवर द टाइम एक डिग्रेडेशन तो होता ही है, राइट। और ये जो डिग्रेडेशन है ओवर द टाइम ये होता है वेयर एंड टियर की वजह से। तो इस पे या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं सोलर सेल्स या आप सोलर पैनल्स को जो डिज़ाइन कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, आप उनको कम से कम वेयर एंड टियर के हिसाब से डिज़ाइन कीजिए, या फिर आप एक मटेरियल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एवरेज सोलर सेल की जो लाइफ होती है वो 25 to 30 ईयर्स होती है। तो अगर हम कोई ऐसा कंपोजिट बना सकते हैं जो एनर्जी भी ज़्यादा जनरेट करे, साथ ही साथ
उससे भी लंबे टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर पाए। अगस्त 2022 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था और उस पब्लिश पेपर में उन्होंने बताया था कि अराउंड 6.2% एवरेज डिग्रेडेशन होता है किसी भी सोलर सेल का, एंड आफ्टर द कोर्स ऑफ 20 ईयर्स शायद आपका सोलर सेल जो या आपका सोलर पैनल है वो 80% एफिशिएंसी पे रह जाएगा कंपेरेटिव टू जो उसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी थी। अभी इस पे वर्क यही किया जा सकता है कि हम या तो वियर एंड टीयर को कम से कम होए, हम उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखें, या फिर हम एक ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिससे जो सोलर एनर्जी जनरेट हो वो भी ज़्यादा हो, साथ ही साथ ही 20 to 35 ईयर्स नहीं 50 to 60 ईयर्स तक चले, ताकि हमारी ओवरऑल जो पावर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन होगी। अगर हम लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं सोलर सेल की तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी जब हम कंपेयर करेंगे करंट कॉस्ट के हिसाब से। तो मे भी उस रीज़न से ज़्यादा लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे या एक्सेप्ट करेंगे अपने घरों में या अपने ऑफिस में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के एपिसोड में हमने काफ़ी फैक्टर्स को डिस्कस किया जिसमें एफिशिएंसी पे इफेक्ट आता है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि टेम्परेचर एफिशिएंसी का क्या रिलेशनशिप है या कैसे टाइम डिग्रेडेशन इफेक्ट करता है सोलर सेल की एफिशिएंसी को। हमने मटेरियल्स पे बात की। आपको जितनी भी रिसर्च इंटरेस्टिंग लगी, आपको उनके बारे में और पढ़ना है, तो मैं सबके रिसर्च पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाकर उनको स्टडी कीजिए। आपको लगता है कि कोई आइडिया मिस हो गया या कोई फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आप उसको नीचे कमेंट में डालें ताकि हमारा इंटरेक्शन और बढ़े, हम बेटर डिस्कस करें, बेटर आइडियाज़ निकालें और बेटर सोल्यूशंस निकालें। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सोलर सेल की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की, कि बड़े स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सो मेक श्योर आप द वाइटन क्वेश्चन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिस ना करें। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपके स्क्रीन पे लिंक आ रहा है, आप उसको जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तक मैं लेता हूँ आपसे विदा, और आप सोचते रहिए, पढ़ते रहिए एंड साथ ही साथ एक्शन लीजिए, बिकॉज अब एक्शन का टाइम।